गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी आ जाइए, सुबह का बुलेटिन का सब टाइम हो गया हमारा। काइंडली आप जुड़ जाइए, उसको शेयर भी कर दीजिएगा। देर रात आपने एग्जिट पोल देखे हमारे, काफ़ी संख्या में आप जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। तमाम एग्जिट पोलों को भी आपने देखा होगा, इसलिए अब तमाम नेता जो हैं जमा जोड़ घटाव करने में लग गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक दिलचस्प बयान आया है जो मुझे लगता है काफ़ी सधा हुआ बयान है और वैसा ही बयान आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर बता रहे हैं, कुछ हमको जिता रहे हैं, कुछ कांग्रेस को जिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हम लोग जो हैं 8 तारीख का इंतजार करें, और यही सबसे बेहतर एग्जिट पोल रहता है कि आपने जो डाला है वो आपको पता है, और जाहिर है आपको यह भी पता है कि आपकी तरह और कितने लोगों का मन किधर को है। और फिर एक ऑफिशियल इंतजार रहता है, वो अब लगभग खत्म है। आज और कल का दिन है, परसों सुबह इस वक्त तो दनादन हो रही होगी नतीजों की, तो उसका भी इंतजार जरूरी है। लेकिन फिर भी जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। सुरेंद्र जी, राम जी, उदेश जी, तारा सिंह जी, तारा नेगी जी, मनीष जी, तमाम लोगों का शुक्रिया जी, बहुत बहुत। और फिर भी जो है एग्जिट पोलों के बाद की जो मंथन है वो बीजेपी में शुरू हो गया है। कल देर रात तक जगत प्रकाश नड्डा ने एक बैठक ली, बीजेपी की समीक्षा बैठक ली। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और दोनों ही राज्यों के जो नतीजे थे, जो एग्जिट पोल थे, उनको लेकर चर्चा हुई। गुजरात को लेकर कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस वहां बहुत पीछे है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को कमतर नहीं आंका गया, बहुत से जो एग्जिट पोल है मैं आपको बताऊंगा अभी किसने क्या किया, उसमें बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त दिखाई गई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं दिखाई गई है कि उसको आप जो है फाइनल मान सकें। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश के संस्थान है मीडिया के, उनके जो एग्जिट पोल है कुछ और कहते हैं, दिल्ली वालों के कुछ और कहते हैं। अब असली कौन है, सही कौन है, कौन साबित होता है कौन नहीं, ये बताएगा समय आएगा 8 तारीख को। लेकिन इंडिया टीवी ने 33 से 41 बीजेपी को दी थी और 25 से 38 सीट कांग्रेस को दी थी। मतलब 38 तक उसने कांग्रेस को 33 सीट, 25 से 33 सीट जो है उसने कांग्रेस को दी थी। आज तक ने 33 से 40 सीट कांग्रेस को दी थी। आज तक सीधे क्लियर कट जो है अपर जो उसकी लिमिट थी वो 30 से शुरू करके कांग्रेस को 40 तक पहुंचा रहा था, और ये एक बड़ा स्पैन है। जबकि उन्होंने बीजेपी को 24 से 34, उन्होंने बीजेपी को बहुमत की ओर नहीं पहुंचाया, उन्होंने 34 पर रोक दिया था। जी न्यूज ने 35 से 40 सीटें बीजेपी को दी और कांग्रेस को 20 से 25 दी। न्यूज 18 ने 35 सीटें दी बीजेपी को, 18 सीटें दी उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को, बाकी अदर्स में 3 दी, लेकिन बाकी कहाँ थी उसका कोई आइडिया नहीं है। अदर्स को 3 दी हैं, तो ये बीच की जो सीटें हैं वो निश्चित तौर से वही जो है मामला सेट करेंगी। न्यूज एक्स ने 32 से 40 दी थी बीजेपी को, 27 से 34 दी थी कांग्रेस को, यानी कांग्रेस को उसने 34 पे पहुंचा दिया था। आज तक का वही सर्वे है जो 30 से 40 सीटें जो है कांग्रेस को दी थी और 24 से 34 सीट जो बीजेपी को दे रहे थे। न्यूज 24 ने जो 33 सीटें और 2 अदर को देके मामला बिल्कुल बैलेंस कर दिया था, 33 इधर 33 उधर। रिपब्लिक ने 34 से 39 सीटें दी थी बीजेपी को, 28 से 33 सीटें दी थी कांग्रेस को। कुल मिला के जो 12 सर्वे थे, 11 मेन दिल्ली के, वो दिल्ली या बाहर के, वो उनमें से सिर्फ एक जो है सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार बना रहा था। अब बात करते हैं जो राज्य में संस्थान सक्रिय है, उसके बाद हम आपको अपना जो कल आप छोड़ गए थे, अगर छूट गया होगा कल वाला हमारा आकलन आपसे, तो उसको भी बताएंगे। हमारा आकलन है, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन भास्कर ने जो एग्जिट पोल दिया है वो कांग्रेस को 30 से 38 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 25 से 33 दे रहा है। भास्कर अखबार यहाँ सक्रिय है और भास्कर कहता है कि 30 से 38 सीटें कांग्रेस को आ रही है, यानी कांग्रेस की वो गवर्नमेंट एक तरह से अपर साइड को अगर जाती तो बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट वो अपर साइड को भी नहीं बना रहे हैं। वहां 25 से 33 पे बीजेपी उन्होंने रुकती उनको नजर आ रही, 1 से 5 अदर्स हैं। तो जाहिर है कि बीजेपी की अगर आती है उनके आकलन के अनुसार तो उनको अदर्स की जरूरत पड़ेगी। लाइफ टाइम टीवी ने कांग्रेस को 33 से 40 सीटें दी है और ±4 रखा है इसमें, यानी 4 कम हो जाती है तो 36 हो जाएगी। बीजेपी की जो 26 से 29 दी है, यानी 4 बढ़ जाती है तो 33 हो जाएंगी। लेकिन लाइफ टाइम टीवी के सर्वे में भी अगर 29 में 4 प्लस कर लें तो भी 33 पे है, तो बीजेपी को यहाँ बहुमत नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का जो है कम करके भी 40 से अगर कम करेंगे तो 36 पे आ जाएगी, और अदर्स को उन्होंने 2 से 5 सीटें दी हैं इसमें। इंटरेस्टिंग है ये। इसके अलावा जो हिमाचल दस्तक भी यहाँ सक्रिय है और वो उन कांग्रेस को दे रहे हैं 34 से 40 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को 23 से 29 सीटें दे रहे हैं, यानी बीजेपी को इन्होंने भी जो है वो बहुमत का आंकड़े से दूर रखा है। अदर्स में 2-4 दे रहे हैं, यानी अगर 4 भी आते हैं अदर्स और 4 के 4 बीजेपी के साथ मिलते हैं तब भी यहाँ बीजेपी 33 होगी। तो ये यहाँ का आकलन भी जरूरी था, यहाँ जो संस्थान है उनका आकलन भी बताना जरूरी था, क्योंकि होता क्या है, जो दिल्ली में बैठा है वो दिल्ली से देख रहा है, जो यहाँ बैठा वो यहाँ से देख रहा है, और आप जो है आप दोनों को देख रहे हैं, दिलचस्प ढंग से आप दोनों को देख रहे हैं। इसलिए ये तुलना बतानी जरूरी थी कि दिल्ली के बाहर के जो
चैनल्स हैं उनमें एक आज तक को छोड़ के बाकी तमाम सर्वे जो हैं वो बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। आज तक क्लियर कट जो है कांग्रेस की सरकार बना रहा है। और हिमाचल प्रदेश के जो मैंने आपको सर्वे बताए, भास्कर, लाइफ टाइम टीवी और दस्तक, ये 3 सर्वे जो हैं ये कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली भले ही किसी ने कम ज़्यादा सीटें दी होंगी, लेकिन ना तो भास्कर मैक्सिमम साइड की सीटें देकर बीजेपी की सरकार बना रहा है, ना लाइफ टाइम्स टीवी बना रहा है और ना ही दस्तक बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट एक फिगर जो है इनका साझा है। यानी देखिए, भास्कर ने 30 से 38 दिए कांग्रेस को, तो हायर साइड को अगर आपको लेके चलते हैं तो 35 जो है बहुमत का आंकड़ा है, तो 38 कांग्रेस की सरकार इस तरह से बनती है अगर हारा है। लेकिन इसी सर्वे में भास्कर कहता है कि बीजेपी को मिनिमम 25 और मैक्सिमम 33 सीटें आएंगी। दैट मीन्स की उनकी अपने दम पे सरकार नहीं बनेगी। अदर्स अगर 1 से 5 आएंगे उस स्थिति में तो फिर उधर जाना पड़ेगा। लाइफ टाइम्स टीवी कहता है कि 33 से 40 सीटें कांग्रेस को सीधी सरकार है, +- 4 करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी 29 पे रुकी है, 26 से 29 के बीच में, अगर 4 ± भी हो जाए तो भी 33 पे है। तो अदर्स पे आएगा मामला फिर 2 और 5 पे। और ये मतलब दोनों ये त्रिशंकु वाला मामला बता रहे हैं। और अदर्स में 2 to 4 जो है और दस्तक भी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को 34 से वो 40 दे रहा है। 34 मतलब बहुमत से सिर्फ 1 नीचे और 40 मतलब 6 ऊपर, 5 ऊपर। और बीजेपी को जो 23 से 29 यानी बहुमत से ही 6 पीछे। और अदर्स जो है 2 से 4, अगर 4 भी आते हैं मैक्सिमम तब भी 29, 4, 33। ये भी बीजेपी गवर्नमेंट जो है नहीं बना रहे हैं। बाकी असली मामला वही मैंने कहा कि बीजेपी को ईवीएम्स पे भरोसा है कि ईवीएम से जो रिजल्ट निकलेंगे, जो लोगों ने ईवीएम में मैंडेट कैद किया है वो उसके पक्ष में। इसलिए बीजेपी आराम से यही कह रही है कि आप ईवीएम से रिजल्ट निकलेगा उस पर भरोसा कीजिए। और कांग्रेस को जो है रिवाज पे भरोसा है, रिवाज पे कि रिवाज जारी रहेगा। और बीजेपी को लगता है कि ईवीएम से जब नतीजे निकलेंगे तो रिवाज बदलेगा। अब बात आई हमारे आकलन की, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इन तमाम आकलनों को लेकर दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा ने एक लंबी बैठक ली, जिसमें गुजरात के नतीजों पर भी मंथन हुआ और हिमाचल के नतीजों पे भी मंथन हुआ। ज़्यादा समय हिमाचल के नतीजों ने लिया। बड़ा स्टेट गुजरात है, लेकिन वहाँ पे बड़ा गैप है। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो बड़ा गैप बता रहे हैं। और 7वीं बार वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए उस पर जो है सिर्फ ताली बजाई गई वहाँ पे। और अब आगे की चिंता जो है गुजरात वालों को करनी है कि कौन होगा। तो गुजरात वाले जो 2 हैं वो केंद्र में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो करेंगे। लेकिन हिमाचल की चिंता सिर्फ जगत प्रकाश नड्डा को करनी थी वहाँ भी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को चिंता नहीं थी, उनको सबसे ज़्यादा चिंता थी। वो चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां वही करके गए। लेकिन ले दे के मामला, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा का घर है हिमाचल, तो उनके ऊपर ज़्यादा दौरमदार इसका था। तो अब जो है वहाँ पे तमाम जमा घटाव किए जा रहे हैं। कौन इंडिपेंडेंस में आ सकता है, अगर 29 है तो ये 35 कैसे हो सकते हैं, कहाँ से, उसमें गुंजाइश ढूंढी जा रही है कि कौन सी सीट एज पे है और उसको हम जीत सकते हैं। तो इस आधार पे बीजेपी फिर भी कॉन्फिडेंट है कि ईवीएम से बाहर जैसे रिजल्ट आने शुरू होंगे तो उसकी बढ़त आनी दिखनी शुरू हो जाएगी लोगों को और वो सरकार बनाएगी। अभी हमारा आकलन क्या कहता है, हम स्पष्ट कर दें, हमने रात को भी कहा था, ये एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में अगर आप फिट होते हैं तभी एग्जिट पोल सही आते हैं। एग्जिट पोल आजकल गलत इसलिए साबित हो जाते हैं कि सैंपल साइज बहुत छोटा छोटा होता है। और दूसरी बात होती है कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं या शिमला में भी बैठे हैं और सैंपल साइज आपने जो भी लिया, अगर बड़ा भी ले लिया, अगर एक ही साइड का ले लिया, एक ही साइड समझ रहे ना, हिमाचल प्रदेश में टोपोग्राफी और कास्ट फैक्टर ये बहुत मैटर करता है। ऐसे में अगर आपका सैंपल साइज है तो इन फैक्टर्स के साथ ही होना चाहिए। अपर लोअर मिडिल बेल्ट होती है यहाँ पे सारी कंस्टिट्यूंसीज में, ये आर का है, ये पार का है। आपने तो ऑडियो भी सुने, ये आर का, वो पार का। और ये अपर बेल्ट का है, ये लोअर बेल्ट का है। ये जो है फॉर एग्जांपल जैसे धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी को ले लें, उसमें अपर लोअर बेल्ट में बटा हुआ मामला है। फॉर एग्जांपल आप पछाद को ले लें, वहाँ जो है वहाँ बेल्ट के साथ साथ कास्टिज्म भी है। ये इस कास्ट से है, इस कास्ट से, इनका ध्रुवीकरण होना है। कांगड़ा में आप देखेंगे तो ओबीसी प्लस अदर्स का फैक्टर के साथ साथ भी अपर लोअर दाएं बाएं वाला फैक्टर चलता है, मतलब क्षेत्र का भी चलता है और जाति का भी चलता है। इसी तरह से जो है अगर आप कुल्लू में ले लें तो कुल्लू के फैक्टर इस बार ये थे कि एक जो है एक प्रत्याशी एक विशेष कास्ट से है, दूसरा प्रत्याशी जो है बाजार वाली बेल्ट से है और तीसरा प्रत्याशी जो गांव वाली बेल्ट से है। तो गांव वाले कह रहे थे जी पहली बार हमारी साइड को मामला आया। तो इस तरह से चलते हैं। अगर सर्वे में अगर आपने मान लीजिए 100 का भी है आपका और इस तरह से 3 बेल्ट हैं और उसमें 33 बांटे हैं, तो आप कहीं नियर अबाउट पहुंच सकते हैं। एक ही बेल्ट में सर्वे हो गया तो आपका सर्वे गलत होना ही है। इसलिए जो लोग ज़मीन पे काम करते हैं उनसे जुड़ाव रहता है और वो जरूरी रहता है, और उसी आधार पर अगर कोई आकलन करें तो ज़्यादा बेहतर होता है जी। और हमारा जो आकलन है, जो हमने अपने अनुभव के आधार पर
हमने कोई सैंपल साइज या इस तरह का सर्वे नहीं करवाया, बड़ी सीधी बात है। दो तरह के आकलन होते हैं चुनाव के, एक सैंपल सर्वे करवा दें आप, और दूसरा होता है कि आपने ग्राउंड में जो देखा उस अनुभव के आधार पर कहें। हमने ग्राउंड में जो देखा, औरों ने जो ग्राउंड में देखा, उनसे हमारी बातचीत लगातार हुई, हमारे रिपोर्टर्स के नेटवर्क से हमारी लगातार बातचीत हुई। हमने दूसरे रिपोर्टर्स जो थे प्रदेश में, जो दूसरे मीडिया कर्मी थे, उनसे भी बात करी, लगातार बात करी। उसके आधार पर हम लोग जो हैं अपने उनके और ग्राउंड के जो रिपोर्ट्स थे, हालात थे, उनके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिलासपुर में 4 सीटें हैं। 3 बीजेपी के पास थी पिछले चुनाव में, 1 कांग्रेस के पास थी, और ये 2017 का था डाटा वहाँ का, बिलासपुर का। और अभी जो है 2 जो है सीटें जो है लग रहा है कि एक कांग्रेस की ओर को जा रही है, 2 सीटें, और एक माफ कीजिए 2 सीटों का हमको लग रहा है क्लियर जा रही है। एक कांग्रेस की ओर को जा रही है और एक सदर की ओर जो है बीजेपी की ओर को जा रही है। और ये 2 सीटों के अलावा जो है 2 सीटें वहाँ की फंसी हुई हैं। 2 सीटें क्लियर कट एक पार्टी को जा रही हैं और 2 सीटें फंसी हुई हैं। ये 4 सीटें बिलासपुर की है। चंबा में 5 सीटें हैं। 2017 में 4 बीजेपी के पास थे, 1 कांग्रेस के पास थी। इस बार जो है 2 बीजेपी को जो है माफ कीजिएगा 2 कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और 2 क्लियर कट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है और 1 सीट पे फाइट है। और हमीरपुर की अगर बात करें तो 5 सीटें हैं यहाँ पे, 3 कांग्रेस के पास थी, 2 बीजेपी के पास थी। कुछ ज़्यादा प्लस माइनस नंबर्स के लिहाज से यहाँ होता नजर नहीं आ रहा है। 2 सीटें जो हैं दोनों के प्रत्याशी उस पर मजबूत दिख रहे हैं। कांग्रेस को थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं, 2 सीटों पे मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन एक जगह पे इंडिपेंडेंट ने मुकाबले को रोचक बनाया हुआ है और वहाँ इंडिपेंडेंट के साथ ही पार्टियों का मुकाबला नजर आ रहा है। और बड़सर जो सीट है हमीरपुर की, वहाँ टफ फाइट है। वहाँ डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट कितने वोट ले जाता है, उसके आधार पर जो है ये तय होगा कि किसको कितना नुकसान हुआ और कौन फिर जीतेगा। तो ये है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी को कोई सीधी सीट जो है हमीरपुर में अगर जाती हुई दिख रही है तो उसको उम्मीद है कि भोरंज की देने लगी। हालांकि भोरंज हमारा मानना है कि टफ है और इसमें जो है कांग्रेस को हल्का सा एज है वहाँ पे। और ये हल्का सा एज जो है ये आप समझ सकते हैं कि कहाँ से है। ये कहीं ना कहीं ओपीएस वाला जो मसला है, हल्का एज जहाँ भी आ रहा है उसकी वजह से आ रहा है। और कितना गया है कितना नहीं गया बात की बात है, ये ईवीएम बताएगी। कुल्लू की 4 सीटें हैं जी, 3 बीजेपी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी। अभी जो स्थिति है वो 2 सीटों पर जो है कांग्रेस आगे दिख रही है क्लियर कट, 1 सीट पर इंडिपेंडेंट आगे दिख रहा है और 1 सीट 50-50 फंसी हुई, यानी बीजेपी कहीं आगे नहीं दिख रही है। यहाँ पे ये कुल्लू की सीटों का अनुमान है। तो 2 कांग्रेस की ओर को जाती दिख रही है, 1 इंडिपेंडेंट की ओर को जाती दिख रही है और 1 में फंसा हुआ मामला वो इंडिपेंडेंट को भी जाती है, वो कांग्रेस को भी जाती है, बीजेपी को भी जाती है। ये कुल्लू का लबोलवाब है। रात को सीट वाइज हमने डिटेल कर दिया था, अभी हम इसको क्योंकि मॉर्निंग बुलेटिन हमारा छोटा रहता है, आपने भी जाना होता है, अपने अपने कार्यालय में होता है। मंडी की बात करते हैं जी। मंडी इंपॉर्टेंट, पिछली बार 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस हारी थी, 9 पे बीजेपी जीती थी, 1 पे इंडिपेंडेंट जीता था। वो इंडिपेंडेंट भी इस बार बीजेपी के टिकट पर जीत रहा था, लेकिन यहाँ इस बार कांग्रेस को 4 सीटें मिनिमम आती दिख रही हैं। 4 सीटों पे कांग्रेस कंफर्टेबल दिख रही है। बीजेपी दिलचस्प ढंग से सिर्फ 3 पे कंफर्टेबल दिख रही है। उन 3 में भी एक मुख्यमंत्री की अपनी सीट है, 3 पे कंफर्टेबल बीजेपी देख रही है और बाकी 3 सीटों पे टफ कंटेस्ट है। वो 3 सीटें बीजेपी की तरफ को भी जाती हैं, वो कांग्रेस की तरफ को भी जाती हैं, अन्य को नहीं जाएंगी। तो अगर कांग्रेस की ओर को गई तो ये बिल्कुल पलट जाएगा मामला, 7-3 हो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में। अगर बीजेपी की ओर को गई तो ये 6-4 होगा, लेकिन फिर भी घाटा बीजेपी को होगा कम से कम 3 सीटों का, और इंडिपेंडेंट जो उनके हाथ मिल गया उसको मिलाने तो ये 4 सीटों का घाटा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ जो 4 कंफर्टेबल दिख लिया उसको मिनिमम 4 का फायदा यहाँ पे है। तो ये मंडी का है और ये दिलचस्प है। मंडी और कांगड़ा और शिमला ये 3 जिले हैं जो आधी सरकार ऐसे पता चल जाता है उंगलियों पे कि कहां बनी। तो मंडी की स्थिति यह है कि बीजेपी को यहां नुकसान होता दिख रहा है। 4 सीटों का सीधा नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस को जो फायदा है वो 4 सीटों का है, लेकिन जो बाकी फंसी हुई 3 सीटें हैं, अगर उनमें से भी कांग्रेस एक आध सीट ले जाती है तो बीजेपी का नुकसान बढ़ जाएगा। तीनों सीटें जो फंसी हुई हैं बीजेपी की, वो अगर बीजेपी ले जाती है तो उसकी तरफ को 6 हो जाएगा, तो कांग्रेस की तरफ को 4 हो जाएगा। ये मामला जो है मंडी का है जी। सिरमौर में 5 सीटें, बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2। अभी 2-2 सीटों पे दोनों पार्टियां कंफर्टेबल हैं। एक सीट पछाड़ वाली फंसी हुई है, उसका डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट की परफॉर्मेंस पे, वो किधर जाती है किधर नहीं जाती, वो कांग्रेस को जाती है बीजेपी को जाती है, ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट की परफॉर्मेंस पे। इंडिपेंडेंट क्योंकि कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, इसलिए जो है ये मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ऐसे में फिर एज जो है ऑटोमेटिक जो साइकोलॉजिकल एज है, जो जिसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स थ्योरी है, वो कहती है कि जब कांग्रेस में लड़ाई है तो बीजेपी को लाभ होगा, बीजेपी में लड़ाई है तो कांग्रेस को लाभ होगा। ये मामला है जी। सोलन में 5 सीटें थी,
5 में से 3 कांग्रेस के पास थी, 2 बीजेपी के पास थी। अभी स्थिति है कि एक सीट सीधी कांग्रेस को जाती दिख रही है यहाँ पे, और एक सीट पे जो है बीजेपी कंफर्टेबल दिख रही है। नहीं, सोलन में एक सीट पे कंफर्टेबल बीजेपी कहीं भी कंफर्टेबल नहीं दिख रही। एक सीट पे कांग्रेस कंफर्टेबल दिख रही है। एक सीट पे जो है इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, 2 हो गई, और 3 सीटें जो है उसके बाद फंसी हुई हैं। इसमें भी जो है 3 सीटों में जैसे अर्की है, अर्की में मुकाबला जो है कांग्रेस के ही रेबल ने दिलचस्प बना दिया है, तो वहाँ देखना होगा। ऑर्थोडॉक्स जो परंपरागत जजमेंट्स हैं, ऑर्थोडॉक्स जजमेंट्स हैं, वो कहती हैं कि 2 परिवार में लड़ाई है तो तीसरे का लाभ होना चाहिए। कितना होता है कितने देखना, क्योंकि वो परिवार भी लड़ाई का ही शिकार था इस बार। तो दोनों जगह वहाँ लड़ाई थी, एक जगह भीतर घात की थी, एक जगह जो है सरेआम घात की थी। और कसौली और दून जो है वो फंसी हुई हैं ये सीटें। तो सोलन की सीटों पर टफ कंटेस्ट है सभी जगह पे, और एक सीट पे जो है कांग्रेस थोड़ी सी कंफर्टेबल वहाँ दिखती है, लेकिन बीजेपी कहीं कंफर्टेबल नहीं दिखती है, और सारी सीटों पे फंसी है। अगर सारी सीटें ले गई तो ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल होगी, अगर उसमें से छूटती गई तो हो गया। लेकिन कांग्रेस अगर एक सीट भी और ले जाती है तो उसको नुकसान नहीं होगा वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में नुकसान का जो डर है वो बीजेपी को ज़्यादा है। ऊना में 5 सीटें थी, 3 बीजेपी की थी, 2 कांग्रेस की थी। अभी भी वहाँ 2 जो कांग्रेस की सीटें थी, उन सीटों पर जो है उन सीटों पर तो नहीं, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस है, कंफर्टेबल है। पिछली बार जो सीट थी उसमें थोड़ा सा देखिए, सीटों के मामले में जब हम कह रहे हैं 2 सीटों पे जो है कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि पुरानी वाली पे ही है, उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। पुरानी वाली सीटों में हो सकता है कोई नई आ जाए, पुराने वाले को हार जाए, लेकिन 2 सीटें थी। इसमें हरौली और गगरेट में जो है कांग्रेस कंफर्टेबल दिखती है। तीनों सीटें बाकी जो है वो टफ में है, टफ कंटेस्ट में है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हार रही है, वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जीत रही है। तो 3 सीटें जो है टफ कंटेस्ट में है वहाँ की, कुटलैहड़ है, सदर है और चिंतपूर्णी है। इन 3 सीटों में से अगर तीनों कांग्रेस ले जाती है तो क्लीन स्वीप कर देगी, तीनों बीजेपी ले जाती है तो स्थितियां वही रहेंगी, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ भी नुकसान का डर जो है सोलन की तरह वो बीजेपी को है, कांग्रेस को नुकसान का डर वहाँ नहीं है, क्योंकि अगर उसकी सीट जो सदर वाली है वो भी अगर खतरे में पड़ती है, जहाँ हम अभी टफ कंटेस्ट बता रहे हैं, अगर वो भी नहीं आती है तो उसको जो है गगरेट की सीट का लाभ जो है यहाँ दिख रहा है। तो उसको ओवरऑल जो 2 और 3 का रेशो था उसमें नुकसान नहीं है कांग्रेस को वहाँ पे कोई। शिमला में 8 सीटें थी, 2017 में कांग्रेस को 4 आई थी, बाई इलेक्शन में एक और जीत ली थी उसने, और 3 बीजेपी की थी, बाई इलेक्शन में एक हार गई थी बीजेपी। जम्मू जो है जेके जम्मू ही आ जाता है उसमें मुंह में, जुब्बल कोटखाई की, और एक सीपीएम की थी। यहाँ पे जो है इस बार दिलचस्प है, कांग्रेस को जो है 1 2 3 4 5 6 सीटों पर जो है कांग्रेस प्लस में दिख रही है। 6 सीटों पर कांग्रेस प्लस में दिख रही है। बीजेपी 1 सीट पे प्लस में दिख रही है, और ठियोग वाली सीट जो है इंटरेस्टिंग बनी हुई है, वहाँ इंडिपेंडेंट वर्सेस जो है कांग्रेस मुकाबला है। तो यानी सीपीएम को वहाँ नुकसान होता दिख रहा है, और वहाँ वाली सीट अगर इंडिपेंडेंट ले जाती हैं तो इंडिपेंडेंट को चलेगी, कांग्रेस ले जाती है तो कांग्रेस 6 से 7 हो जाएगी। लेकिन यहाँ बीजेपी थोड़ा दिख नहीं रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो है यहाँ बीजेपी को भी यहाँ 2 सीटों का, उसके पास पिछली बार 3 थी, तो 2 सीटों का नुकसान जो है उसको होता हुआ दिख रहा है, और कांग्रेस को 2 का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किन्नौर की सीट पे पिछली बार कांग्रेस थी, और इस बार बीजेपी के रेबल वहां पे खड़े हैं जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पे थे। तो ये सीट जो है उस लड़ाई में कांग्रेस की ओर को झुकती नजर आ रही है। ट्राइबल की लाहौल स्पीति की जो सीट है उसमें स्पीति रीजन में कांग्रेस को बढ़त है, लाहौल रीजन में मुकाबला तिकोना चौकोना हुआ है वहां पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी लाहौल से हैं। ऐसी में डिपेंड ये करता है कि लाहौल में किसको कितने वोट पड़ते हैं। कांग्रेस को अगर थोड़े से भी ज़्यादा वोट पड़ते हैं या वो बराबरी पर भी छूटती है तो उसको स्पीति वाली जो लीड है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन बीजेपी अगर परफॉर्म कर जाती है लाहौल में अच्छा, जो कि उसके कैंडिडेट का अपना घर भी है, हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट का भी घर लाहौल में ही है, तो फिर जो है बीजेपी को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे, और कितनी कर पाती कितनी नहीं ये देखना होगा, क्योंकि ये सीट जो है बहुत छोटे अंतर से छूटती है, क्योंकि यहाँ वोट भी बहुत कम है। तो ये जो है इस तरह से है मामला। अब कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा में 15 सीटें थी, सबसे बड़ा जिला था। मंडी के बाद सबसे बड़ा अगर जो फेरबदल तय होगा वो कांगड़ा से ही होगा, हालांकि कांगड़ा से ही होता है बेसिकली, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। मंडी के बाद कांगड़ा में 15 सीटें, मंडी में 10 हैं। तो मंडी से बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा जिला मंडी के बाद अगर कोई है तो फिर 2-3 ही, मंडी के बाद शिमला और मंडी से पहले कांगड़ा है। तो कांगड़ा में 15 सीटें थी। 2017 में 11 बीजेपी की, 3 कांग्रेस के थे, 1 इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट भी संबद्ध हो गए थे बीजेपी से, वो बीजेपी में जाके फिर वापस आ गए जब टिकट नहीं मिली, और कांग्रेस के 3 में से 1 जो है बीजेपी में चले गए थे और उनको टिकट वहाँ मिल गई थी। तो काफ़ी सफल जो है लास्ट मोमेंट से हुआ था। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस है 1 2 3 4 5 6 सीटों पे कांग्रेस जो है वो कंफर्टेबल दिख रही है। दैट मीन्स कि पिछली बार के 3 से उसको 3 का लाभ है।
सीधा सा लाभ है। तो जाहिर है कि नुकसान बीजेपी को है, कहने की बात नहीं है। लेकिन दिलचस्प ढंग से यहां कन्फर्म सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 5 पे ही कन्फर्म दिख रही है। आप समझ रहे हैं, यानी उस लिहाज से उसको 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं। अगर ये 4 सीटें बीजेपी को आती हैं तो भी उसको 2 का नुकसान होता है, तो 5 + 4 9 हो जाता है और कांग्रेस 6 रह जाती है। लेकिन अगर ये 4 सीटों में से कुछ इंडिपेंडेंट को भी जाती है तो वो नुकसान और बढ़ जाएगा। इन 4 सीटों में से कुछ कांग्रेस को जाती है तो कांग्रेस का लाभ और बढ़ जाएगा। तो अगर चारों चली जाती हैं कांग्रेस को तो 10 हो जाएगी। तो इसमें जो है कांगड़ा में इस समय की स्थिति यह है कि जो 9-10 का आंकड़ा है वो क्लियर किसी का नहीं दिख रहा है, लेकिन सीटें जो हैं वो फंसी हुई हैं और फंसी हुई सीटें किधर को भी टिल्ट कर जाएंगी और उतना प्लस उसका हो जाएगा। फिलहाल यहाँ कांग्रेस जो है वो प्लस में है और बीजेपी से आगे है यहाँ, और बीजेपी को नुकसान है, और नुकसान भी 1-2 सीटों का नहीं, 5 से 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। बीजेपी सिर्फ 5 पे ही कॉन्फिडेंट दिखती है यहाँ पे, जिसके बारे में आप कह सकते कि हाँ वहां पर जो है वो ये मामला है। हालांकि वहां पे कुछ बड़े रोचक मामले भी हैं, जैसे देहरा की सीट जो है इंडिपेंडेंट ने उसमें कड़ी टक्कर दी है। जसवा में इंडिपेंडेंट जो है कड़ी टक्कर में देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी देहरा में भी जसवा में भी कोशिश कर रहे हैं, और फतेहपुर में भी। फतेहपुर तो हॉटेस्ट ऑफ द हॉटेस्ट सीट्स है, हॉटेस्ट ऑफ द हॉटेस्ट सीट्स है। तो ये प्लस माइनस था जी कुल मिला के। मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। मंत्रिमंडल पहली बार जो है इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है मंत्रिमंडल फंसता नहीं है, मंत्रिमंडल जो है 75% मंत्री हार जाते हैं, 75% मंत्री हार जाते हैं, और कम से कम ये रिवाज इस बार भी बदलता नहीं दिख रहा। कम से कम इस बार ये वाला रिवाज जो बदलता नहीं दिख रहा। ओवरऑल रिवाज जो है बदलता है या नहीं बदलता है ये तय होगा ईवीएम के नतीजे आने के बाद ही। लेकिन मंत्रिमंडल वाला रिवाज जो है ये बदलता हुआ नहीं दिख रहा, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है इस बार। टेक्निकली देखिए, जो सीधा क्लियर कट हम कह सकते हैं वो मुख्यमंत्री के बाद किसी को क्लियर कट नहीं कह सकती को जीत रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश भारद्वाज पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी सीट बदल दी गई थी, वो पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। सैजल जो है वो टफ कंटेस्ट में हल्का सा पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, और मंडी वाले रीजन में गोविंद ठाकुर पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको विश्वास है कि वो जीतेंगे। मार्कंडे, मैंने आपको बताया कि कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। स्पीति वाली लीड को वो कितना कवर कर पाते हैं यहाँ लाहौल में, इस पर डिपेंड करता है। हमीरपुर में राजेंद्र गर्ग फंसे हुए हैं जी, और वहाँ एकमात्र सहारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का है। अगर उनको वोट पड़ा होगा, उनको देख के वोट पड़ा होगा तो उनके लिए कंफर्टेबल है, अदरवाइज दिक्कत है। विक्रम ठाकुर कंफर्टेबल दिखते हैं, लेकिन हम लोग उस सीट को क्लियर कट कह दें अभी ऐसे माहौल नहीं है, क्योंकि वहाँ तिकोना मामला है, वहाँ वोटर बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हुआ है, और बहुत ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट की वजह से जो बहुत ज़्यादा वहाँ टफ कंटेस्ट है। ऐसी स्थिति में वो हल्के से एज लिए हुए दिखते हैं, लेकिन कितना एज है ये देखना होगा। हल्का सा ही एज जो है वीरेंद्र कंवर की ओर को है। इनका ये साइकोलॉजिकल एज है, मैं आपको बता दूं। ये एज जो है परंपरागत ऑर्थोडॉक्स जो है, पुराना मैथ्स जो है ऑर्थोडॉक्स वाला, वो है कि ठीक है यहाँ इनको इनके परंपरागत वोट इतने हैं तो इन कंस्टिट्यूंसी में इतने चाहिए, तो ये कंफर्टेबल लग रहे हैं। कुटलहड़ क्योंकि लंबे समय से वो जीत रहे हैं, तो इसलिए उनको आप एकदम से माइनस नहीं कर सकते। और कुटलहड़ की सीट 3 वोटों से भी छूटी थी एक बार। विक्रम ठाकुर एक बार 118 वोटों से भी हारे थे। इस स्थिति में इनको आप जो है हल्का एज दे सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा, वो हल्का एज जो है जब वोट्स बाहर आएंगे उसमें कितना तब्दील होता है ये देखना होगा हमको 8 तारीख को ही। लेकिन कुल मिला के जो है वो, अगर कांगड़ा की बात करते हो, सरवीण पिछड़ी हुई नजर आ रही हैं सीधे मुकाबले में। समीकरण पहले इस तरह से रहते थे कि सरवीण चौधरी सबसे आराम से निकल जाती थी, इस बार सीधा मुकाबला है तो उनके लिए टफ नजर आ रहा है। वो इसको टर्न कर देती हैं टेबल को तो अच्छी बात है, नहीं कर पाती हैं तो फिर दूसरे प्रत्याशी की लॉटरी लग जाएगी। राकेश पठानिया टफ कंटेस्ट में फंसे हुए हैं। कंटेस्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया, कंटेस्ट को उन्होंने रोचक बना दिया फतेहपुर में, लेकिन उनको नूरपुर से जिस तरह से शिफ्ट किया गया था उसका नुकसान जो है कितना होता है कितना नहीं ये डिपेंड करता है वहाँ पे जो बगावत हुई है बीजेपी की। कृपाल परमार कितने वोट ले जाते हैं, राजेंद्र शांत कितने वोट ले जाते हैं, ये होगा। क्योंकि पिछली बार भी ये सीट जो है बगावत की, जो आम चुनाव में बीजेपी की बगावत की, बीजेपी का वोट बंट गया, उस वजह से जीती कांग्रेस। उपचुनाव में बीजेपी का वोट बंट गया, उस वजह से जीती कांग्रेस वहां पे। इस बार भी बीजेपी के 3 कैंडिडेट हैं वहां पे, 1 आधिकारिक हैं और 2 बागी हैं। तो ये जो है ये देखना होगा इस तरह से। और
मेरे को कोई सूचना आ रही है, मैं उसको देख लेता हूं पहले। जी, तो ये मामला था इस तरह से। उसका सिरमौर में सुखराम को हल्का एज है, सुखराम चौधरी को हल्का एज है, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के रेबल कितना उनको डेंट कर देंगे अगर, और एक और रेबल है वहां पे, अगर वो डेंट करते हैं ज़्यादा तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो मंत्रिमंडल में ले दे के जो है 3 मंत्री हल्के से एज के साथ कंटेस्ट में है, लेकिन ओवरऑल पूरा मंत्रिमंडल जो है वो फंसा हुआ है। अब स्पीकर की भी बात कर लेते हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी, स्पीकर थोड़े से कंफर्टेबल दिखते हैं क्योंकि कांग्रेस में लड़ाई ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ कंटेस्ट जो है एक तरफा है, कंटेस्ट टफ है वहाँ पे। जगजीवन पाल जो कांग्रेस के रेबल है, उन्होंने कंटेस्ट को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। सुलह बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र है, 1 लाख से अधिक वोट है वहाँ पे, और ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन फिलहाल क्योंकि लड़ाई कांग्रेस में पड़ी है, ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो एज है ना जी, ये यही है, लड़ाई कांग्रेस में पड़ी हुई है, और इस वजह से जो है वो कंफर्टेबल दिखते हैं। लेकिन हंसराज पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर हंसराज पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिर से कह दूं कि ये महज आकलन है, इट्स नॉट फाइनल। फाइनल वही है जो 8 तारीख को आएगा, और उसमें तब्दीली हो सकती है, 2 से 5% की उसमें तब्दीली हो सकती है। इसमें जो हमने आपको बताया 2 से 5% की। ओवरऑल ये हो सकता है कि जिस सीट पे हम कह रहे हैं कि कोई पिछड़ा हुआ है वो जीत जाए, लेकिन जिसको हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा एज है उसको, वो हार जाए, और ओवरऑल जो जिले की स्थिति है वो लगभग ऐसी रहेगी। यानी मान लीजिए मैंने कहा कि किसी जिले में 5 सीटें हैं, 2 पे कांग्रेस है, 2 पे बीजेपी है, एक जो है टफ कंटेस्ट में फंसी हुई है और उसमें एज जो है ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है, और हम जिसको एज बताएं वो हार जाए तो दूसरी पार्टी को लाभ हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है स्थिति ले दे के ऑलमोस्ट वही रहने वाली, 2 से 5% का डिविएशन होने वाला है। वैसे इस बार का चुनाव जो है 2% पे ही निपटेगा। 2,68,928 वोटों पे निपटा था पिछली बार का चुनाव, दोनों पार्टियों के बीच इतना ही वोट डिफरेंस था। इस बार जो है, और मैक्सिमम पिछले जो चुनाव थे वो जो थे, देखिए 1998 का चुनाव जो था उसमें 1,15,000 वोटों के साथ निपट गया था, और दोनों का डिफरेंस, वोट डिफरेंस ये था। और 2003 में 1,47,000 का फर्क था दोनों पार्टियों में, और तब कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी। 2007 में 1,40,000 का डिफरेंस था दोनों पार्टी में, तब बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी। 2012 में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी, तब भी 1,47,000 का फर्क था। पिछली बार सबसे ज़्यादा फर्क था पिछले 1, 2, 3, 4, 5 चुनावों में, और ये 2,68,000 का था। लेकिन इस बार जो है ये 1 लाख से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होने का अनुमान है, और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से ये टफ है। ओवरऑल जो कॉन्फिडेंट सीटों की बात करते हैं ये करनी जरूरी है, क्योंकि आप कहेंगे, अदरवाइज आप कहेंगे कि बीच में उलझा के चला गया। ऐसा हमारा मानना जो है, मंतव्य नहीं है आपको उलझाने का। ओवरऑल हम आपको बता दें, ये नतीजा नहीं हम बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर कौन पार्टी कॉन्फिडेंट दिख रही है और कितनी सीटें फंसी हुई हैं। फंसी हुई सीटें ही डिसाइड करेंगे, ये ख्याल रखना आपने। अब जो बीजेपी ओवरऑल है, कांग्रेस बिलासपुर में 4 में से बीजेपी 1 में कॉन्फिडेंट, कांग्रेस 1 में कॉन्फिडेंट, 2 टफ में है। चंबा में 2 पे बीजेपी कॉन्फिडेंट, 2 पे कांग्रेस कॉन्फिडेंट, 1 फंसी हुई है जी। हमीरपुर में बीजेपी कहीं कॉन्फिडेंट नहीं, 3 पे कांग्रेस कॉन्फिडेंट, और 1 सीट पे इंडिपेंडेंट ने दिलचस्प दंगल बनाया हुआ है। कुल्लू में 4 सीटें, बीजेपी को कहीं बढ़त नजर नहीं आ रही है फिलहाल, मतलब कंफर्म सीट बीजेपी की नहीं लग रही है। 2 सीटें जो है कांग्रेस की लग रहा है कि कंफर्म है, और बाकी की दो सीटों पे जो है घमासान मचा हुआ है, धमाल मचा हुआ है। किधर को जाती किधर को, बीजेपी की ओर को आएगी तो बराबर हो जाएगा, कांग्रेस की ओर को तो जीरो साफ हो जाएगा मामला। सिरमौर में 5 में से एक क्लियर दिखती है, और बाकी 3 जो है वो फंसी हुई है। सोलन में 2 बीजेपी की, माफ कीजिएगा 1 बीजेपी की और 2 कांग्रेस की, और बाकी पे जो है घमासान नजर आ रहा है। ऊना में कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन 3 फंसी हुई हैं। शिमला में 8 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 6 मिलती दिख रही है, 1 पे अन्य का मामला चला हुआ है, अन्य ने रोचक बनाया हुआ। किन्नौर में 1 सीट कांग्रेस को जाती दिख रही है, लाहौल स्पीति की सीट टफ फाइट में फंसी है। कांगड़ा में 5 बीजेपी कंफर्म दिखती है, 6 कांग्रेस कंफर्म दिखती है, और 4 सीटें टफ में फंसी हुई हैं। तो इस तरह से जो बीजेपी को लगता है कि कंफर्म सीटें हैं वो 15 पे बीजेपी कंफर्टेबली जीत जाएगी, और 30 पे कांग्रेस कंफर्टेबली जीत रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ डबल का फर्क है तो आगे जाके सीधा हो जाएगा मामला, नहीं। जो 23 सीटें फंसी हुई हैं उनमें से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 3 आती दिख रही हैं, कांग्रेस को 3 आती हुई दिख रही हैं, और उन 23 सीटों में से बीजेपी को 8 आती हुई दिख रही हैं। तो 8 और 3 11 ले देके फिर से 12 सीटें ऐसी बच गई जिनका कोई पता नहीं, जिनको
ईवीएम ही तय करेगी कि कहाँ जाएंगी, और ये 12 सीटें जहाँ जाएंगी उधर हो जाएगा। 23 सीटों के साथ 15+8 फंसी हुई में से जो फंसी हुई सीटें बीजेपी को जा सकती हैं उनमें भटियात है, बड़सर है, नाचन है, मंडी है और नाहन है। इसके अलावा ऊना, कोटलाहाट, चिंतपूर्णी, इसमें से 2 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, 2 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। तो ये और धर्मपुर, ये सीटें बनती हैं 8 जी। और कांग्रेस के जो है वो एक बिलासपुर में मिल सकती है एक्स्ट्रा सीट, एक कुल्लू में मिल सकती है और एक जो है सिरमौर में मिल सकती है उसको एक्स्ट्रा सीट जो है, तो उसको 3 मिल सकती है फंसी हुई सीटों में से। तो इसके बावजूद भी 12 सीटें ऐसी हैं जो ना कांग्रेस को पता है, न बीजेपी को पता है और ना ही हम उसका पता लगा पाए हैं। वो सिर्फ आपको पता है और ईवीएम को पता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ईवीएम से जो ये 12 सीटें, अगर इन 12 सीटों में 12 की 12 बीजेपी की ओर को चलेगी तो उसके 35 हो गए। अगर इन 12 सीटों में से 2 या 3 सीटें कांग्रेस की ओर को चलेगी तो उसके 35 हो गए। डिपेंड करता है कि इन 12 सीटों में से किसकी हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उसको इनमें से एक भी सीट अभी आ रही है, ये अभी नहीं कह सकता, जब आएगी तभी कहेगा। ये दिलचस्प है यहाँ का आंकड़ा। तो मामला सिर्फ ऐसे फंसा है। अब इसमें ओम प्रकाश ले लें आप, वो भी तय करेगा। इसमें वो उमावती ले लें, वो भी तय करेगा। तो सारी चीज़ें यहीं पे इन 12 सीटों पे दारोमदार है। एग्जैक्ट एनालिसिस यही है कि बाकी सीटें जो क्लियर हैं वो हमने आपको बता दिया, जो फंसी हुई हैं किधर को टिल्ट हो सकती है वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन ये 12 सीटें हैं, इनका टिल्ट किधर को जो होना है, इन्होंने टिल्ट नहीं होना है, इन्होंने सीधा इनका नतीजा आना है। इनका आकलन नहीं आ रहा है, इनका सिर्फ नतीजा आना है और नतीजा जिधर को जाएगा उधर को पलड़ा झुक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ सर, ये पूछ रहे थे मेरे एक दर्शक, नाम बताओ सीटों के जी। मैंने रात को बताए हैं, अक्षय जी, आकाश जी, अक्षय क्या नाम है इनका, हाँ आकाश चौहान जी। रात वाला बुलेटिन आप हमारा देख लें, उसमें हमने आपको उनमें बाय नेम ऑफ सीट्स बताया। सुबह का बुलेटिन हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि लोगों को अपने अपने काम पे जाना होता है, बल्कि आज ये लंबा खींच गया, आधे घंटे का हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते रहेंगे, थैंक यू वेरी मच। हर की दिलचस्प दंगल है जी, दिलचस्प दंगल है।